हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के हम आपके प्यारे चैनल द सक्सेस माइंड @ पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको लेके चलूँगा आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जिससे कि आपको आपका लक्ष्य निर्धारित करने में, आपको आपका लक्ष्य हासिल करने में ज़्यादा समय ना लगे और आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर सकें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ और लोग भी इस चैनल से जुड़ें और लोग भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाएं। विद द सक्सेस माइंड @ एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट का गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। चलिए देखते हैं आज आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों की सीरीज में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, आरदास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी कई गुटों में बढ़ गई। इसके अनुक्रियाशीलवादी गुट ने किस उद्देश्य के लिए कार्य किया। बात समझिए दोस्तों, प्रश्न है आरदास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी कई गुटों में बढ़ गई। इसके अनुक्रियाशीलवादी गुट ने किस उद्देश्य के लिए कार्य किया। पहला कह रहा है कि अंग्रेज़ों के साथ सहयोग करके हिंदुओं के हितों की रक्षा करना। दूसरा है विधायी प्रक्रिया में भिन्न मतवलंबी बनकर रुकावट उत्पन्न करना। तीसरा है महात्मा गांधी के रचनात्मक प्रोग्राम के पक्ष में कांग्रेस के नो चेंजर्स गुट को सहयोग देना। चौथा है कांग्रेस के अंदर अपनी अलग पहचान बनाए रखना। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, जो प्रश्न को संतुष्ट करता है। प्रश्न पूछ रहा है कि आरदास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी कई गुटों में बढ़ गई। इसके अनुक्रियाशीलवादी गुट ने किस उद्देश्य के लिए कार्य किया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, अंग्रेज़ों के साथ सहयोग करके हिंदुओं के हितों की रक्षा करना। क्या है दोस्तों, अंग्रेज़ों के साथ सहयोग करके हिंदुओं के हितों की रक्षा करना। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था। प्रश्न है निम्नलिखित में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था। ए विकल्प है राधाकांत देव, दूसरा विकल्प है देवेंद्र नाथ टैगोर, सी विकल्प है प्रसन्ना कुमार और डी विकल्प है द्वारका नाथ टैगोर। बात समझ में आई दोस्तों। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था। राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार, द्वारका नाथ टैगोर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो निम्नलिखित में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष की बात करें तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे राधाकांत देव। कौन थे दोस्तों, राधाकांत देव वो व्यक्ति थे जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर चलने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। कब हुई थी दोस्तों, 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि बिंदुओं वाला प्रस्ताव किस सम्मेलन में पारित किया गया, जिसके द्वारा आज़ाद हिंद फौज को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अधीनस्थ बनाया गया। दोस्तों प्रश्न क्या है कि बिंदुओं वाला प्रस्ताव किस सम्मेलन में पारित किया गया, जिसके द्वारा आज़ाद हिंद फौज को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अधीनस्थ चुना गया। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए कि बिंदुओं वाला प्रस्ताव किस सम्मेलन में पारित किया गया, जिसके द्वारा आज़ाद हिंद फौज को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अधीनस्थ बनाया गया। विकल्प है बैंकॉक सम्मेलन, दूसरा विकल्प है टोक्यो सम्मेलन, तीसरा विकल्प है सिंगापुर सम्मेलन और डी विकल्प है पेनांग सम्मेलन। तो बिंदुओं वाला प्रस्ताव किस सम्मेलन में पारित किया गया, जिसके द्वारा आज़ाद हिंद फौज को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अधीनस्थ बनाया गया। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है बैंकॉक सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन दोस्तों, बैंकॉक सम्मेलन। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए कथनों का अवलोकन कीजिए। पहला है एल्बर्ट बिल के कारण भारत में काफ़ी नस्लीय विवाद हुआ। यह सब कांग्रेस की स्थापना से ठीक पहले हुआ था। दूसरा कथन कह रहा है कि इस बिल के द्वारा वायसराय
रिपन भारतीय दंड संहिता से नस्ली भेदभाव को समाप्त करना चाहते थे। ये दो कथन है दोस्तों, इस कथनों पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों का अवलोकन कीजिए। पहला कह रहा है कि एल्बर्ट बिल के कारण भारत में काफ़ी नस्लीय विवाद हुआ, यह सब कांग्रेस की स्थापना से ठीक पहले हुआ था। दूसरा कह रहा है कि इस बिल के द्वारा वायसराय रिपन भारतीय दंड संहिता से नस्ली भेदभाव को समाप्त करना चाहते थे। उपरोक्त में से कौन सा सही है? केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है? प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, विकल्पों के आधार पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महाराजा रणजीत सिंह के पूर्वज किस मिसल से संबंधित थे? विकल्प है करोरा सिंह मिसल, शहीद और निशंक मिसल, फुल्किया मिसल, चुकर चकिया मिसल। महाराजा रणजीत सिंह जो थे उनके पूर्वज किस मिसल से संबंधित थे? करोरा सिंह मिसल, शहीद और निशंक मिसल, फुल्किया मिसल, सुकर चकिया मिसल। किस मिसल से संबंधित थे? दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह की बात करें तो इनके जो पूर्वज थे वो जिस मिसल से संबंधित थे वो मिसल कौन सी थी? तो वो मिसल थी चुकर चकिया मिसल। कौन सी मिसल थी दोस्तों? सुकर चकिया मिसल। याद रखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह के जो पूर्वज थे वो सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, बुकर प्राइज़ जीतने वाली अरुंधति राय को बुकर प्राइज़ से किस वर्ष सम्मानित किया गया? बुकर प्राइज़ जीतने वाली अरुंधति राय को बुकर प्राइज़ से किस वर्ष सम्मानित किया गया? आपके विकल्प क्या हैं? 1995, 1997, 1999 या फिर 2000। तो बुकर प्राइज़ जीतने वाली अरुंधति राय को बुकर प्राइज़ से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो दोस्तों बुकर प्राइज़ जीतने वाली जो अरुंधति राय हैं उनको बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया था 1997 में। कब सम्मानित किया गया था? 1997 में सम्मानित किया गया था। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओरिएंटल वॉर यानी पूर्वी युद्ध का सबसे प्रसिद्ध नाम क्या है? ए विकल्प है कोकेशियान वार, दूसरा विकल्प कह रहा है क्रीमियन वार, तीसरा विकल्प कह रहा है ग्रेट नॉर्दर्न वार, और डी विकल्प है वार ऑफ द सिक्स्थ कोएलिश। आपको बताना है कि ओरिएंटल वार पूर्वी युद्ध का सबसे प्रसिद्ध नाम क्या है? कोकेशियन वार, क्रीमियन वार, ग्रेट नॉर्दर्न वार, वार ऑफ द सिक्स्थ कोएलिश। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। संघर्ष और मेहनत से पीछे नहीं भागना दोस्तों, क्योंकि हार तब इंसान नहीं है जब वो हार जाता है, क्योंकि असलियत में इंसान तब हारता है जब वो कोशिश नहीं करता और खुद से हार मान लेता है, तो वही व्यक्ति हार जाता है, उसे सफलता कभी नहीं मिलती। क्योंकि सफलता दोस्तों धैर्य मेहनत मांगती है। जितना अच्छा आपका धैर्य होगा, जितनी अच्छी आपकी मेहनत होगी, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। दोस्तों धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास, ये तीनों ही चीज़ें आपके अंदर होंगी तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ओरिएंटल वार पूर्वी युद्ध का सबसे प्रसिद्ध नाम क्या है? तो ओरिएंटल वार पूर्वी युद्ध का सबसे प्रसिद्ध नाम है दोस्तों क्रीमियन वार। क्या नाम है? क्रीमियन वार। तो बी विकल्प में दे रहा है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? विकल्प है 1910, 1915, 1920, 1925। भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1910 में, 1915 में, 1920 में, 1925 में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड कराता है, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था दोस्तों।
तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत सरकार ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की थी? भारत सरकार ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की थी? आपके विकल्प हैं 1990, 1992, 1995, 1996। भारत सरकार ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की? विकल्प एक बार फिर से बता देता हूँ, 1990, 1992, 1995, 1996। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर विकल्प के आधार पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों भारत सरकार ने जिस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की वो वर्ष कौन सा था? तो वो वर्ष दोस्तों 1995। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? माउंटबेटन योजना, CR फार्मूला, बेवेल योजना और कैबिनेट मिशन में से सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि माउंटबेटन योजना, CR फार्मूला, बेवेल योजना और कैबिनेट मिशन में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? विकल्प है CR फार्मूला, बेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। बात समझ में आई दोस्तों कि माउंटबेटन योजना, CR फार्मूला, बेवेल योजना और कैबिनेट मिशन में से सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए शुरुआत से अंत तक, ताकि कोई भी प्रश्न आपकी आंखों से छूट न पाए। तो माउंटबेटन योजना, CR फार्मूला, बेवेल योजना और कैबिनेट मिशन में से सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? तो वो घटना थी प्यारे दोस्तों CR फार्मूला। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों कि माउंटबेटन योजना, CR फार्मूला, बेवेल योजना और कैबिनेट मिशन में से सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? तो ये थी CR फार्मूला। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कांग्रेस से चुनाव कब लड़ा था? विकल्प है 1936, 1937, 1938, 1939। बात समझ आए दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कांग्रेस ने आम चुनाव कब लड़ा था? 1936 में, 1937 में, 1938 में या फिर 1939 में? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न कई बार रेलवे में भी पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कांग्रेस ने चुनाव कब लड़ा था? तो ये चुनाव लड़ा था दोस्तों 1937 में। कब लड़ा था? 1937 में। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई? ए विकल्प है कलकत्ता, बी विकल्प है मुर्शिदाबाद, सी विकल्प है ढाका और डी विकल्प है लखनऊ। तो 1906 की बात है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई? कलकत्ता में, मुर्शिदाबाद में, ढाका में या फिर लखनऊ में? प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। दोस्तों 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जिस स्थान पर हुई थी वो है ढाका। याद रखिएगा दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो ढाका में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि वर्ष 1612 में अंग्रेजों ने भारत में पहला कारखाना किस स्थान पर शुरू किया? ए विकल्प है कोचीन, बी विकल्प है सूरत, सी विकल्प है कासिम बाजार और डी विकल्प है हुगली। 1612 में अंग्रेजों ने भारत में पहला कारखाना किस स्थान पर शुरू किया था? कोचीन में, सूरत में, कासिम बाजार में या फिर हुगली में? तो दोस्तों 1612 में अंग्रेजों ने भारत में पहला कारखाना कहाँ शुरू किया था? तो पहला कारखाना शुरू किया था सूरत में। कहाँ शुरू किया था दोस्तों? सूरत में शुरू किया था। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियों में सुधार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया था?
विकल्प क्या है? पीट्स इंडिया एक्ट, ब्रिटिश यूनियन एक्ट, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, इंडियन एक्ट 1784। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियों में सुधार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया था? ब्रिटिश इंडिया एक्ट, ब्रिटिश यूनियन एक्ट, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, इंडियन एक्ट 1784। तो प्यारे दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियों में सुधार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जिस अधिनियम को पारित किया था उस अधिनियम का नाम क्या है? तो उस अधिनियम का नाम है पीट्स इंडिया एक्ट। क्या नाम है दोस्तों? पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट के बारे में अगर देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि गांधी जी के सिद्धांतों की नींव क्या थी? गांधी जी के सिद्धांतों की नींव क्या थी? पूंजीवाद, समाजवाद, नैतिकता, धर्म। तो गांधी जी के सिद्धांतों की नींव क्या थी? तो गांधी जी के सिद्धांतों की नींव थी प्यारे दोस्तों नैतिकता। क्या थी? नैतिकता। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है ये कि गांधी जी के सिद्धांतों की नींव क्या थी? तो नैतिकता, जो कि आपके सी विकल्प में दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या देखा दोस्तों कि गांधी जी के सिद्धांतों की नींव क्या थी? तो नींव थी प्यारे दोस्तों नैतिकता। याद रखिएगा, नैतिकता गांधी जी के सिद्धांतों की नींव थी। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? विकल्प 1988, 1991, 1992, 1996। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जिस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो वर्ष था 1992। यानी कि 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत की केवल एकमात्र लाइसेंस्ड ध्वज निर्माता इकाई किस स्थान पर स्थित है? प्रश्न को समझिए दोस्तों कि भारत की केवल एकमात्र लाइसेंस्ड ध्वज निर्माता इकाई किस स्थान पर स्थित है? विकल्प मैसूर, हुबली, धारवाड़, नागपुर। बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों कि भारत की केवल एकमात्र लाइसेंस ध्वज निर्माता इकाई किस स्थान पर स्थित है? मैसूर, हुबली, धारवाड़, नागपुर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों कि भारत की जो एकमात्र लाइसेंस ध्वज निर्माता इकाई है वो किस स्थान पर है? तो वो स्थित है दोस्तों हुबली में। इस स्थान पर हुबली में स्थित है दोस्तों। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्ष बने थे? ए विकल्प है इलाहाबाद अधिवेशन, दूसरा कह रहा है गुवाहाटी अधिवेशन, तीसरा है बेलगाम अधिवेशन, चौथा है काकीनाड़ा। बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में केवल एक बार अध्यक्ष बने थे? इलाहाबाद, गुवाहाटी, बेलगाम, काकीनाड़ा। तो दोस्तों, महात्मा गांधी कांग्रेस के जिस अधिवेशन में एक बार अध्यक्ष बने थे उस अधिवेशन का नाम क्या है? तो वो अधिवेशन है बेलगाम अधिवेशन। कौन सा दोस्तों? बेलगाम अधिवेशन। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बेलगाम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले तो आपका कौन सा आंसर होना चाहिए? 1924। कौन सा होना चाहिए दोस्तों? 1924 में बेलगाम अधिवेशन जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बालाजी विश्वनाथ के समय में मुगलों के साथ मराठों के व्यवहार के परिणाम है? निम्नलिखित में से कौन बालाजी विश्वनाथ के समय में मुगलों के साथ मराठों के व्यवहार के परिणाम है? पहला कथन कह रहा है कि मुगलों ने दक्कन पर अपना नियंत्रण खो दिया। दूसरा विकल्प कह रहा है कि मराठों ने दिल्ली की राजनीति में दखल देना शुरू किया। सी विकल्प क्या है कि मराठों को चौथ तथा सरदेश मुखी इकट्ठा करने की अनुमति दी गई थी। और डी विकल्प क्या है? ऊपर के सभी।
तो निम्नलिखित में से कौन सी कथन है जो बालाजी विश्वनाथ के समय में मुगलों के साथ मराठों के व्यवहार के परिणाम है? इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऊपर के सभी, यानी कि इसमें सभी आंसर हो जाएगा। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि मुगलों ने दक्कन पर अपना नियंत्रण खो दिया, बात सही है। मराठों ने दिल्ली की राजनीति में दखल देना शुरू किया था, ये भी सही है। मराठों को चौथ और सरदेश मुखी इकट्ठा करने की अनुमति दी गई थी, ये भी सही है। अगला प्रश्न क्या है? कॉर्नवालिस ने स्वराज मामलों से संबंधित सभी मामलों को निम्नलिखित में से किस अदालत में स्थानांतरित कर दिया था? विकल्प है निजामती अदालत, दीवानी अदालत, माल अदालत या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि कॉर्नवालिस ने राजस्व मामलों से संबंधित सभी मामलों को निम्नलिखित में से किस अदालत में स्थानांतरित कर दिया था? तो अगर हम बात करें कॉर्नवालिस की, तो इन्होंने राजस्व मामलों से संबंधित जितने भी मामले थे उन सभी को दीवानी अदालत में क्या कर दिया था? स्थानांतरित कर दिया था। किसमें बताइए दोस्तों? ये हो जाएगा दीवानी अदालत। ये कब की बात है दोस्तों? फिलहाल बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये बात है प्यारे दोस्तों 1793 की। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड ऑकलैंड से धमकी मिलने के बाद निम्नलिखित में से किस स्थान के शासक ने अपने प्रशासन में सुधार किया? समझ में आ रही है? लॉर्ड ऑकलैंड से धमकी मिलने के बाद निम्नलिखित में से किस स्थान के शासक ने अपने प्रशासन में सुधार किया? सतारा के शासक ने, इंदौर के शासक ने, ग्वालियर के शासक ने या फिर ऊना के शासक ने? तो लॉर्ड ऑकलैंड से धमकी मिलने के बाद निम्नलिखित में से जिस स्थान के शासक ने अपने प्रशासन में सुधार किया, शासन कौन सा था? इंदौर के शासक दोस्तों। कहाँ के शासक? इंदौर के शासक। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? फॉक्स इंडिया बिल किस वर्ष पेश किया गया था? विकल्प क्या है? 1780, 1783, 1799, 1802। तो फॉक्स इंडिया बिल किस वर्ष पेश किया गया था? तो दोस्तों फॉक्स इंडिया बिल जो है वो 1783 में पारित किया गया था। 1783 में किया गया था, याद रखिए कब किया गया था? 1783 में फॉक्स इंडिया बिल पेश किया गया था। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अहोम विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? विकल्प है 1828, 1830, 1834, 1840। अहोम विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? 1828 में, 1830 में, 1834 में या फिर 1840 में? दोस्तों अहोम विद्रोह की बात करें तो अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में। कब हुआ था दोस्तों? 1828 में हुआ था। ए भी सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों का एशियाई साम्राज्य 3 स्वतंत्र प्रेसिडेंसियों में विभाजित किया था। ठीक है, यानी जो पुर्तगाली थे उनका एशियाई साम्राज्य 3 स्वतंत्र प्रेसिडेंसियों में विभाजित था, बटा हुआ था। दिए गए विकल्पों में से इन प्रेसिडेंसियों का सही सेट क्या है? पहला है गोवा, मोजाम्बिक, मलक्का, गोवा, मेडागास्कर, मॉरिशस, गोवा, मोजाम्बिक, मॉरिशस या फिर गोवा रीयूनियन, मलक्का। दोस्तों पुर्तगालियों का जो एशियाई साम्राज्य 3 स्वतंत्र प्रेसिडेंसियों में विभाजित था, तो वो 3 जो प्रेसिडेंसी हैं उनका सही क्रम क्या है? तो उनका सही क्रम है प्यारे दोस्तों गोवा, मोजाम्बिक, मलक्का। गोवा, मोजाम्बिक, मलक्का, याद रखिएगा सही क्रम है गोवा, मोजाम्बिक, मलक्का, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ से आपने प्रश्न क्या देखा दोस्तों कि पुर्तगालियों का जो एशियाई साम्राज्य था वो 3 स्वतंत्र प्रेसिडेंसियों में विभाजित था। ये जो विकल्प हैं इनमें से प्रेसिडेंसी का सही सेट क्या है? तो वो है गोवा, मोजाम्बिक, मलक्का। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर प्रथम अंग्रेजी व्यापार चौकी कहाँ स्थापित की गई थी? विकल्प क्या है? मद्रास, पुलिकट, मसूलीपट्टनम, वैजाग। भारत के पूर्वी तट पर जो प्रथम अंग्रेजी व्यापार थे, जो चौकी थी, वो कहाँ स्थापित की गई थी? चौकी स्थापित की गई थी प्यारे दोस्तों मद्रास में। कहाँ स्थापित की गई थी? मद्रास में स्थापित की गई थी। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा।
इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों प्रश्न क्या है कि भारत के पूर्वी तट पर प्रथम अंग्रेजी व्यापार चौकी कहाँ स्थापित की गई थी? मद्रास में, पुलिकट में, मसूलीपट्टनम में, वैजाग में। इसका सही उत्तर क्या है? मसूलीपट्टनम। क्या उत्तर है दोस्तों? मसूलीपट्टनम इसका सही उत्तर है। सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है, तो हमने एक ऐसी काउंट वीडियो बनाई है जिससे सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। यूपीएससी, यूपीपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आएगा। लाजवाब सेशन था दोस्तों। ऐसे ही मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।